नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। नीट पेपर लीक के बाद आज पहली मर्तबा पार्लियामेंट चल रही है। प्रश्नकाल तो स्थगित हो गया है, लेकिन अभी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। इसका एक बहुत बड़ा असर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी देखने को मिला है। यहाँ पे छात्रों ने जश्न मनाया है, लेकिन चूंकि आज एक नया दिन है, सरकार ने एक हाई कमेटी का गठन कर दिया है। इसके पहले 2024 में भी हाई कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन अब क्या कुछ नया है वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपने संवाददाताओं से आपका परिचय करा देता हूं। अखंड प्रताप राय राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, इंद्रवीर सिंह रायबरेली से जुड़े हुए हैं, जावेद खान हमारे साथ ताजनगरी आगरा से जुड़े हुए हैं, और सुशील कुमार हमारे साथ सीएम सिटी यानी गोरखपुर से मौजूद हैं। तो एक एक करके इनके शहरों की जानकारी लेंगे और आज की बड़ी खबर इनके शहर से क्या है, पूरे दिन भर की अभी तक की बड़ी खबर क्या है जिस पर हमारी नजर है, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे अखंड प्रताप राय, क्या स्थिति है आपके यहाँ, आज की बड़ी खबर क्या है? अखंड, आपको आवाज आ रही है? अखंड, चलिए इंद्रवीर से। इंद्रवीर, आप बताइए कि रायबरेली की आज की बड़ी खबर कौन सी है? अब देखिए राहुल, रायबरेली की अगर बात करें तो सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रायबरेली में बीती रात जो है एक जानवरों से भरे हुए पिकअप जो है जा रहा था, और उसको विश्व, अगर मैं बात करूं तो इनका पिकअप जो जा रही थी उसको जो है पकड़ने में जो मदद करी है वो विश्व सनातन सेवा सेना की जो है गौरक्षक टीम ने करी है। और ये इसमें जानवर थे, जानवर में अगर बात करें तो भैंस और ऐसे तमाम जानवर थे, जिनमें कम से कम जो एक से दो या जानवर होने चाहिए थे जो अगर घरेलू के लिए ले जा रहे थे। उसमें पाया गया, मौके पर वीडियो भी हमारे पास है, उसमें लगभग जो है 6 से 7 जानवर पाए गए, और मौके पर पुलिस को जो है जो कोतवाली सलोन लगती है वहाँ के जो एसएचओ है पालिल को, उनको सूचना दी गई। उसके बाद मौके पर पहुंचे हैं और गौरक्षक टीम ने जो है विश्व सनातन सेवा गौरक्षक टीम है ये, इन्होंने जो है सूचना दे करके उसको पकड़वाया, और पकड़वाने के बाद जब उस पर जो विधिक कार्रवाई है पुलिस की वो कर रही है। पुलिस ने कहा है, जिससे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और आगे की जो अपनी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। तो एक सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो एक बड़ी कामयाबी मिली है ऐसे जानवरों को बंधक बना के ले जाने वाले पर जो है चाबुक चलाया है सलोन कोतवाली ने। जी राहुल, बहुत धन्यवाद आपका अखंड। अखंड, आपका आप जुड़ेंगे तो इंद्रवीर, आपका बहुत धन्यवाद। अखंड, अगर आपको आवाज आ रही हो तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज की बड़ी खबर कौन सी है राजधानी लखनऊ की? एक बार दोबारा मैं अखंड के पास आऊंगा, फिर लग रहा है अखंड को आवाज नहीं आ रही है। सुशील, गोरखपुर से आज की बड़ी खबर कौन सी है? सुशील, आप अपने आप को म्यूट तो कीजिए, अनम्यूट तो कीजिए। आप अनम्यूट नहीं किए और आप बोल रहे हैं, तो ऐसे गोरखपुर और उत्तर प्रदेश कैसे सुनेगा आपको? आप बोलिए।
सुशील, अभी तक बहुत क्लियर आवाज आपकी नहीं आ रही है। मैं एक बार दोबारा मैं आपसे बातचीत करूंगा। जावेद, आगरा से क्या खबर है आज की? दिख रहा है स्क्रीन पे दिख रहा है। म्यूट है ना? अखंड, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो मैं आप ही से जानना चाहूंगा। जी राहुल, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ। अब पूरा उत्तर प्रदेश भी सुन रहा है आपको। अजी राहुल, आपको बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय को लेकर के अब कहीं ना कहीं आवाज जो है अब राजधानी लखनऊ से भी उठने लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पेपर लीक के मुद्दे पे जिस तरीके से छात्रों ने केंद्र सरकार को न सिर्फ झुकाने की बात कही है, उसके बाद जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय को गिराने को जो नोटिस मिला है, उसको लेकर भी आवाज अब मुखर होती हुई दिखाई दे रही है। और इसको लेकर के पूर्व जो कैबिनेट मिनिस्टर थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस विश्वविद्यालय को गिराएगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। और यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं कहा है, बल्कि राकेश टिकैत भी जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में आ गए और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर बुलडोजर चलता है तो ट्रैक्टर भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं बुलडोजर और ट्रैक्टर की सीधी भिड़ंत की बात भी राकेश टिकैत ने कही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, एक कदम और आगे निकलते हुए सीजेपी ने भी अब इस लड़ाई में कूदने का मन बना लिया है और उसने भी सुबह ही ट्वीट करके कहीं ना कहीं जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में आवाज बुलंद की है और साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और जो इस विश्वविद्यालय को तोड़ने के लिए जो उन्होंने आदेश दिया है, इसे वापस लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जौहर विश्वविद्यालय पर अब कहीं ना कहीं राजनीति शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। जो पेपर लीक का मामला था वो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया था। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय को लेकर के अब राजनीति शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को बैकफुट पर पीछे ढकेलने के लिए कहीं ना कहीं अब एक तरीके से, चाहे वो विपक्ष के बड़े नेता हो, चाहे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हो, या खुद की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या फिर किसान नेता राकेश टिकैत हो, या फिर सीजेपी का भी इस मामले में कूदने का ऐलान ये बताता है कि अब जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा, जो कि उनकी बिल्डिंग तोड़ने का मुद्दा था, जिसको नोटिस दी जा चुकी है, उस पर अब कहीं ना कहीं राजनीति शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर के अब कहीं ना कहीं एक के बाद एक जिस तरीके से प्रदर्शन की हमने बात बताई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, राकेश टिकैत बुलडोजर और ट्रैक्टर की लड़ाई की बात कर रहे हैं, और वही सीजेपी साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को इस फैसले को वापस लेने के लिए कह रही है। तो राहुल, सबसे बड़ी बात है कि अब इस फैसले पर राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है और छात्रों का स्टैंड बेस पूरे मामले पर क्लियर है कि इस विश्वविद्यालय को न गिराया जाए। राहुल, धन्यवाद। बहुत पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। अखंड कहाँ पे मौजूद है? आपकी पिक्चर क्वालिटी बड़ी अच्छी आ रही है भाई। बाकी संवाददाताओं की भी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि IBC24 तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल है और अब तो हम 3 बुलेटिन्स लगातार कर रहे हैं जी। अब हमारे साथ जुड़े हुए जावेद, आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो बताइए ताज नगरी आगरा में क्या स्थिति है? देखिए सर, आज आपको खबर बता दें ताजमहल से जुड़ी हुई, क्योंकि ताजमहल में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक लंबे समय से बंदर यहाँ पर आतंक मचाया हुआ है और पर्यटक कहीं ना कहीं बंदरों के आतंक का शिकार होते हैं। कल भी एक विदेशी महिला साउथ कोरिया की ताजमहल का दीदार करने की पहुंची थी, जहां बंदर ने उसको भारी हमला कर दिया और उसके हाथ में चोट आई, जहां उसके हाथ से खून बहने लगा। तो तमाम जो ASI के कर्मचारी थे वो वहां पहुंचे, उन्होंने एम्बुलेंस को फोन लगाया, लेकिन एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंची। लगभग 1 घंटे के बाद में एम्बुलेंस वहां पर पहुंची तो कहीं ना कहीं जो ASI है उसने आगरा CMO को पत्र लिखकर शिकायत भी की है एम्बुलेंस चालक की, और ASI ने तत्काल उसको प्राथमिक उपचार ताजमहल में देने के बाद में शांति मालिक हॉस्पिटल में
उसका उपचार कराया है। तो कहीं ना कहीं जो बंदरों का आतंक है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर भर में बंदरों का आतंक है, इसके साथ साथ जो विश्व स्मारक ताजमहल है वहां भी बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन ताजमहल के अंदर बंदरों की वीडियो वायरल होती है, कहीं फाउंटेन्स में अंदर जो बंदर पानी के अंदर खुदाई लगाते हैं, अब नहाते हैं, इसका उसकी तो भी एक ही वीडियो वायरल। उपचार है, इसका तो एक ही उपचार है कि लंगूरों को वहां लाया जाए। जैसे कि जावेद, दिल्ली में होता ये है कि लंगूरों को लाया जाता है, पता है? कई जी सरकारी दफ्तरों में, बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, यहां भी बंदरों का बड़ा आतंक है। तो यहाँ पे लंगूरों को लाया जाता है बंदर को भगाने के लिए। पता है, इसके बकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठेका होता है। तो ताजनगरी आगरा को जो प्रबंधन है उनको ये करना चाहिए। तो क्या इससे कई इससे लोग पहले शिकार भी हुए हैं क्या? कई बार पर्यटक इससे घायल होते हैं, कई बार शिकार भी होते हैं, उनको हॉस्पिटल में उपचार दिया जाता है। बंदर आए दिन पर्यटकों पर हमला भी कर देते हैं। इससे पहले आगे कहीं रेलवे स्टेशन पर इसी तरह से बंदरों का हमला देखने को मिला था। तो तो इस पर अधिकारियों के द्वारा चूंकि ये बताइए कि ताज प्रबंधन क्या कह रहा है? ताज प्रबंधन लगातार इस पर अभियान चलाते हैं, नगर निगम की टीम लगातार पहुंचती है वहां पर, कई बार अभियान चलाए जाते हैं बंदरों को पकड़ने के लिए, और उनकी कोशिश भी पूरी होती है कि बंदरों को वहां से हटाया तो जाए ये कुछ तो दिन के उनको ये लिए। बताइए ना, उनको बताइए कि दिल्ली दिल्ली वगैरह में उनको आप ये बताइए, आगरा से बहुत दूर दिल्ली नहीं है। हम लोग जब दिल्ली थे तो आगरा चले आते थे, सिर्फ कुछ ही घंटों में देख के लौट जाते थे। तो उनको बताइए कि दिल्ली में ऐसा होता है और सरकारी दफ्तरों में भी ऐसा होता है। उनको बताइए, आप उनको सुझाव दीजिए। कई बार पत्रकार के सुझाव को अमल किया जाता है, तो उनको बताइएगा, ठीक है? जी धन्यवाद जावेद इस पूरी जानकारी के लिए। सुशील जी, अगर आपको आवाज आ रही हो तो गोरखपुर से आज की बड़ी खबर कौन सी, वो बताइए आप। कुछ तो प्रॉब्लम है और मैं शंकर जी से बात करता हूं। वो बताते हैं कि तब तो का हमारी पीसीआर टीम जरा देखे, चेक करे कि सुशील जी को क्या प्रॉब्लम है। सुशील जी बोल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज उतना तो उत्तर प्रदेश सुन पा रहा है ना गोरखपुर सुन पा रहा है। तो जरा ठीक कीजिए, पीसीआर टीम से आग्रह है हमारा। कुलदीप जी, क्या खबर है आज की आपके जिले से? जी हमें बहुत अंतर जिसको कहते हैं अपना ही हम किसी के लिए ये मामला अमेठी जनपद के जामुन थाना अंतर्गत पुलिस को सूचना मिलती है कि धनकसी के लोग इकट्ठा होकर धनकसी करने जा रहे हैं, जिस पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचती है। और जब पुलिस को धनकसी करने वाले 4 अभियुक्त थे, चारों दिखते हैं, तो एक ने पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे जवान ने पुलिस पर भी फायरिंग की और इसमें से 3 धनकसीकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है और एक धनकसीकर्ता की जो है तलाश जारी है। वो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया और जो 3 धनकसीकर्ता अपराधी हैं उनको जो है हिरासत में लेकर थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम है। कुलदीप, मैं ही आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश कैसे सुनेगा? फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। नेटवर्क जहां पे आप खड़े हो सकता है वहां प्रॉपर नेटवर्क ना हो, क्योंकि आज आप बरसात का मौसम भी है, बारिश बदली घेरा है, तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो, या जहां आप है वहां नेटवर्क ना हो प्रॉपर। ज्ञानेंद्र, कहाँ सुल्तानपुर के रास्ते पे आप खड़े हैं? यहाँ से 33 किलोमीटर सुल्तानपुर दिखा रहा है। क्या खबर है आज की प्रतापगढ़ से? बिल्कुल, देखिए सीजेपी की प्रोसेस एक तरीके से खत्म हो गई, लेकिन मैं आज सुबह ही राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी से और प्रतापगढ़ के कह सकते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी, दोनों लोगों से टेलीफोनिक बात की। उनसे हमने पूछा कि अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया और इस्तीफा उन्होंने दे दिया, क्या कांग्रेस आगे भी चलेगी, क्या सीजेपी के साथ में ही पूरा साथ देगी? तो साफ तौर पर उन्होंने कहा अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, क्योंकि उन्होंने
कल देखा गया था कि अभिजीत दिक्के ने जिस तरीके से जो है बयान दिया था कि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि झुकती है तो दुनिया झुकाने वाला चाहिए। साफ तौर पे उन्होंने भी एक तंज टेलीफोनिक का, हमने उनसे साफ तौर पे ये कहा, प्रमोद जी से जब मेरी टेलीफोनिक वार्ता हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अभी तो ये अंगड़ाई चल रही है, लेकिन सरकार को अभी और झुकाना है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के उन्होंने कई सारी बातें बोली कि राम मंदिर चढ़ावा को लेकर के जिस तरीके से सरकार सामने नहीं ला रही है गुनाहगारों को, साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो मुख्य आरोपी हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। भले ही 8 से 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया गया है, लेकिन इसके पीछे कहीं बड़े षड्यंत्रकारियों का हाथ है, लेकिन उनको सरकार बचाने का काम कर रही है। जैसे नीट परीक्षा को लेकर के उन्होंने भी साफ तौर पे राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि नीट परीक्षा में केवल धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं और भी लोग हैं जो इसमें आरोपी हैं, लेकिन सरकार उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में जो आरोपी को पकड़ा गया था नीट परीक्षा में, उसकी आराम से बहुत ही सबूत न होने के कारण उसका बेल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार केवल एक छोटे मोहरों को जो है प्यादा बनाती है और उसी के ऊपर खेलना शुरू कर देती है। धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, कहीं ना कहीं बड़े प्यादे हैं जिनको लेकर के जो है सरकार अभी ओपन नहीं हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान के अलावा भी इसमें कई लोगों की, कई अधिकारियों की मिली भगत है। तो साफ तौर पे देखिए, प्रमोद तिवारी और इमरान प्रतापगढ़ी दोनों लोगों का बयान अगर बात करें तो दोनों लोगों का मिला जुला बयान सामने आ रहा था, और वो ये साफ तौर पे कह रहे थे कि कांग्रेस अभी इससे बड़े स्तर पे प्रदर्शन करेगी। तो हमने एक चीज और उनसे मिला करके पूछा, क्या 2027 को चुनाव को लेकर के सारी तैयारियां चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, क्या 27 की तैयारियां चल रही है? तो उन्होंने इसको कुछ भी कहने से जो है पीछे हटते रहे। राहुल, बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए आपका। सुशील जी को स्क्रीन पर लेकर आए। सुशील कुमार, जुम्मन कुरैशी और जितेंद्र, ये 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। और एक चीज, ज्ञानेंद्र को स्क्रीन पर लेकर आइए जरा, तो अगर आ सकते हैं तो। ज्ञानेंद्र चले गए, चलिए कोई बात। ज्ञानेंद्र, आपकी आईडी मुझे यहाँ दिख रही है, आपकी प्रॉपर आईडी नहीं है, इसको लीजिए। आप हमारे तेज तर्रार रिपोर्टर हैं, आप कोई कमेंट मत कीजिएगा अभी यहाँ पे, बस आप मेरे को सुनिए। ये आईडी जो है आपको बदलनी चाहिए भाई। प्रॉपर आईडी रखिए, हमारे धारदार रिपोर्टर हैं आप। इमरान प्रतापगढ़ी, प्रमोद तिवारी से फोन पे बात कर लेते हैं डायरेक्ट, तो आईडी अच्छी रखिए ना, जो प्रॉपर आईडी वो रखिए। धन्यवाद। हाँ जितेंद्र, क्या खबर है? अनम्यूट करके बोलिएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको लेकर बस्ती के जो जिलाधिकारी बात के जो यहाँ के जो डीआईजी है वो लगातार दौरा कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार बाढ़ में देखा गया था लगभग 35 घर जो थे वो कहीं ना कहीं जल भराव के कारण जो वो गिर गए थे, कई पेड़ गिर गए थे। लेकिन इस बार शायद ऐसा ना हो, लोगों का आशियाना ना उधड़े, उसको देखते हुए क्योंकि जिस तरीके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वहां पे लगातार दौरा किया जाए, वहां पे जो पिछली बार जो नुकसान हुआ था शायद इस बार ना होता, तो उसको लेकर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है, बंधे बनाए जा रहे हैं वहां पे, बोरियों में बालू और मोरंग गिट्टी से पैचिंग भी किया जा रहा है, किसी तरह की कोई नुकसान ना हो फिलहाल, क्योंकि हर बार लगभग 30 से 35 करोड़ का खर्चा होता है उसको देखते हुए। लेकिन जो घर पिछले बार 35 घर गिरे थे, इस बार उस नुकसान में उसको लेकर अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछली बार की अपेक्षा जो लोग गांव छोड़ तो उनको जो है कहने के स्कूल पे जो उन लोगों को एक रैन बसेरा बनाया गया, तो जहाँ पे लोग रहे थे, उसको देखकर इस बार काफी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। राहुल, धन्यवाद जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। संभल से अनिल और गोरखपुर से सुशील कुमार जुड़े हैं। सुशील बोलिए। सुशील, आवाज नहीं आ रही, फिर वही प्रॉब्लम। पीसीआर टीम क्या चेक कर सकते हैं कि ये चौथी मर्तबा है जब सुशील बोलना चाह रहे हैं, अपनी खबर रखना चाह रहे हैं और उनकी आवाज
दे रही है, इसकी क्या वजह? ठीक है, आगे बात करेंगे। अनिल, संभल से क्या खबर है? जी राहुल, अगर संभल की बात करें तो आपको बताते चलें और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बताते चलें कि संवेदन आए दिन सुर्खियों में रहता है और इन्हीं सुर्खियों की वजह से संभल जो है अति संवेदनशील जनपदों में संभल की गिनती होती है। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और जो डीएम है अंकित खंडेलवाल, मौजूदा जब उनसे बात हुई तब उन्होंने बताया कि जो कांवड़ियां हैं उनके लिए उचित व्यवस्था की गई है और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान। और 30 मजिस्ट्रेटों की सेक्टर की तैनाती की गई है जिससे कि कोई कांवड़ यात्रा में किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, ना ही किसी तरह की कोई इस तरह की घटना देखने को मिले राहुल। और होनी भी नहीं चाहिए भाई, कांवड़ यात्रा बहुत पवित्र यात्रा है, सावन के महीने में निकलती है, तो इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार इसकी पहले भी लगातार अलर्ट रही है और होना भी चाहिए। अब हमारे संवाददाता फिलहाल एसपी सिंह जुड़े हुए हैं जी एसपी सिंह, अगर आपको आवाज आ रही तो मैं जानना चाहूंगा कि सुल्तानपुर से क्या खबर है? सुल्तानपुर जनपद में आज महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का लम्बुआ यही पड़ता है स्टेशन, श्री कृष्णा नगर के नाम से मशहूर है स्टेशन, उसी स्टेशन पे लम्बुआ आज में उनका एक विधायक हुआ करते थे, देवमणि द्विवेदी। लम्बुआ में एक विधायक हुआ करते थे पहले, तो अच्छा अभी भी है? नहीं, अब अभी भी है, विधायक तो नहीं है, वर्चस्व है, विधायक तो नहीं है, वो रेलवे के अधिकारी हुआ करते थे। पूर्व विधायक थे। मैं उनको एक बार गया था, एसपी सिंह, हुआ क्या कि वो बड़े अधिकारी थे, डायरेक्टर बिजनेस ट्रैफिक थे। भारत में एक ही होता है डायरेक्टर बिजनेस ट्रैफिक, वो शायद 6 साल रहे हैं। तो मैं दिल्ली में पत्रकार था, तो मैं गया कंप्लेन लेके, दलालों की कंप्लेन लेके, जो टिकट दलाल नहीं देते हैं, तो उसको लेकर मैं उनके पास गया। तो देवमणि द्विवेदी जी ने तुरंत उसको मेरी बात को सुना, एज ए रिपोर्टर उन्होंने मुझे बैठाया और उसके बाद पूरी कंप्लेन लिखवाई। और फिर उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल किया और बुलाया कि रेल भवन आप आ सकते हैं। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। रेल भवन केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से एकदम सटा हुआ है। तो मैं गया, इनके 3rd फ्लोर पे इनकी ऑफिस थी। आप जान लीजिए, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड दिखाया कि मैंने अब तक क्या क्या किया इस मामले में, पूरा रिकॉर्ड रखा। और जो गिरफ्तार लोगों की सूची, उनकी सूची मेरे पास रखी कि ये लोग हैं। तो बड़े तेज तर्रार ऑफिसर है रेलवे के वो देवमणि द्विवेदी। हालांकि अब तो बीजेपी में शामिल हो गए, शायद बीआरएस वगैरह ले लिया उन्होंने, और विधायक भी रहे। इस बार फिर कोशिश शायद कर रहे होंगे, पिछली बार वो नहीं लड़े थे। तो अच्छे ऑफिसर थे वो रेलवे के। कंटिन्यू। रेलवे भी और उनके राज्य भी, जब तक वो विधायक पद के आसीन थे, बहुत बढ़िया क्षेत्र का विकास किए। और अभी जल्द ही हम पिछले हफ्ते विधायक से क्या मतलब है हमको, मतलब मैं कह रहा हूं कि रेलवे के बहुत अच्छे ऑफिसर थे। जी जी जी, बताइए बताइए। तो आज इनका ठहराव यहाँ पर हुआ, कुछ देर से ठहराव हुआ और वहीं शासन प्रशासन के सारे अधिकारी मौजूद रहे। उस ठहराव के बाद आज ये बनारस का प्रस्थान हुआ। बनारस में काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके फिर ये अपना आगे कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। जी जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका एसपी सिंह इस पूरी जानकारी के लिए, और हमारे संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए। लगातार आपके शहर, आपके गांव, आपके मोहल्ले की हर खबर मिलेगी 12 बजे 12 खबर में। बने रहिए आप हमारे साथ, और देखना ना भूलिए टेलीविजन पर 1:30 पर हमारा उत्तर प्रदेश, 5 बजे शहबात यूपी की बात, और रात 10:30 बजे यूपी दिन भर। नमस्कार।